Hello friends, welcome back to our YouTube channel बोधिसत्व PCS and today is the 14th day of आरंभ द बिगनिंग सीरीज। और आज का टॉपिक है किसान आंदोलन, जो 1857 से 1947 तक के बीच का जो काल था, उसमें किसान आंदोलन का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था, उन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से बांटा है मैंने, इसी के अंतर्गत आज का टॉपिक पढ़ेंगे। यह है 1857 के बाद का जो है किसान आंदोलन का जो बदला स्वरूप था, वह अपने प्रारंभिक चरण से किस तरीके से अलग था, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो प्रारंभिक कृषि आंदोलन था 1857 से 1900 के बीच का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर 20वीं सदी आती है, उसमें कृषक आंदोलन का क्या स्वरूप था, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें 1930 से 40 के दशक के किसान आंदोलन के बारे में भी परिचर्चा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद के जो किसान आंदोलन थे, लाइक तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन, उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार किसान आंदोलन की उपलब्धियां क्या रही और हमारे स्वतंत्र भारत में नीति निर्माण में इसका क्या योगदान रहा। ठीक है, तो यह आज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा, चाहे आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो या अन्य स्टेट पीसीएस लाइक बीपीएससी और यूपीपीएससी, तो आपको पता होगा यह चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है। इसे जो है एक या दो प्रश्न जो है प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, देखिए माय डियर फ्रेंड, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा हमें आंदोलन और क्रांति, जो क्रांति और परिवर्तन होता है, उसका स्वरूप समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन का, चाहे वह आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी सेक्टर देखोगे, कोई भी आयाम देखोगे, तो उसमें यदि जो मैं बताने जा रहा हूं इसको आपने समझ लिया, इसके मर्म को समझ लिया, तो आप आसानी से आंदोलनों को समझ लोगे। देखिए, मैंने कहा कि एक होता है बदलाव, या यूं कहें कि परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन की दो टूल्स होते हैं। क्या? एक तो होता है सुधार और दूसरी होती है आपकी क्रांति। ठीक है, इसके द्वारा, सुधार के द्वारा, जहां परिवर्तन जो है सतही लेवल पे और काफी धीरे धीरे होता है, वहीं क्रांति के द्वारा जो है सुधार काफी आयाम आवेग से होता है और इसके द्वारा जो है आमूल-चूल परिवर्तन किया जाता है। अब कोई कहेगा भैया परिवर्तन क्यों होता है, क्यों क्रांति होती है? तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि समाज का जो भौतिक स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो है परिवर्तन का पर्याप्त गुंजाइश होता है, और जैसे जैसे यह परिवर्तन इंटेंस होते जाता है, समाज की किसी सोसाइटी के किसी सेक्टर के विरुद्ध होता है, तो वह सेक्टर जो है उद्वेलित हो जाता है और क्रांति, या आप यूं कहे कि आंदोलन करने को विवश हो जाता है। यह क्रांति या आंदोलन तब जो होती है वह लाजमी हो जाती है। ठीक है, तो किसान आंदोलन का आपने ये समझ लिया कि किसान प्लस आंदोलन। ठीक है, किसान है तो किसानों का हित जो है, जो परिवर्तन हुआ होगा उस समय के जो सत्ता जिनके हाथों में थी, सत्ताधारक के द्वारा, वह कहीं ना कहीं किसानों के हित को ठेस पहुंचाया होगा, उनके विरुद्ध होगा उनका डिसीजन, इसीलिए किसानों ने आंदोलन किया। तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, आप हंसते खेलते मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीज बता दी, तो इस बात को आप, इस मर्म को आप समझना। ठीक है, जब आप समझोगे तो पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आपको पूरी जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कि आखिर ऐसा क्या था, क्यों केवल जो है अंग्रेजों के शासन काल में ही भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, पहले क्या नहीं बर्बाद हुई थी? तो मैं कहूंगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखोगे, जब इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था ना, यहाँ पे 9000 ईसा पूर्व ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद सिंधु सभ्यता का इतिहास आप सभी को पता है, और मगध साम्राज्य का उज्जवल भविष्य भी आपको पता है, उस समय के मगध साम्राज्य का, कि कैसे यहाँ पे नित्य नई ऊंचाइयों को हम प्राप्त करते हैं। हमारी सोसाइटी, लोहे का आविष्कार होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप यह साबित होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में भी एग्रीकल्चर में कहीं कोई नुकसान नहीं होता है।
ठीक है। भारत जहां सिल्क, कपास, गेहूं, जौ और घी का सोआ के लिए उत्पादन तो करता ही था, और जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको सेल आउट करके अन्य देशों में, अन्य विदेशी मार्केटों में अपने लिए सरप्लस मनी भी जुटाता था। ठीक है। जब भारत पे जो है ब्रिटेन की सत्ता काबिज होती है, अंग्रेज यहाँ के नीति नियंता बनते हैं, तो इन्होंने जो है, जैसा कि मैंने 1857 में बताया कि किसी को गुलाम बनाना हो तो उसको आर्थिक रूप से पहले कमजोर किया जाता है, तो इन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया। और चूंकि उस समय भारत की 85%, माय डियर फ्रेंड, 85% जनसंख्या जो थी कृषि और सहवर्ती कार्यों पे निर्भर थी। ठीक है। तो ये जो है, जब ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन के अधीन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को, समाज को डिस्टर्ब किया जाता है अपने शोषक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पॉलिसियां थी उसके द्वारा, तो ये लोग जो हैं, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, इन पे दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि जो उद्योग में लगे लोग थे वे भी इसमें आके अब काम करने लगते हैं और अपने भोजन के लिए और डेली आवश्यक की वस्तुओं को जुटाने के लिए इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। और अंग्रेजों के खिलाफ जो है कई चरणों में जो है हम आंदोलन देखते हैं किसानों का। ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। उसी को थोड़ा सा मैंने ये समराइज, जो मैंने अभी बोला, इसको समराइज करने की कोशिश करी है। मैं बता देता हूं, मेंस में आंसर राइटिंग और आपको फैक्ट्स याद करने में आसानी हो जाएगी। भारतीय कृषि निर्धन हो गई, क्यों, क्या कारण था? एक तो उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियां, नई भू राजस्व व्यवस्था, उपनिवेशवादी, साथ में प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जो थी वे भी जो है कृषि, एग्रीकल्चर के अगेंस्ट में था। उसके बाद जब भारतीय हस्तशिल्प का विनाश हुआ तो इसमें लगे लोग जो है भूमि पर जाते हैं, भूमि पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अत्यधिक दबाव बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद कृषक पे ऊंची लगान दर, अवैध कर, भेदभावपूर्ण बेदखली, जमींदारी क्षेत्रों में बेगारी आदि से जो जनसंख्या त्रस्त थी किसानों की, वह अंततोगत्वा आंदोलन करने के लिए उद्वेलित हो जाती है और विवश हो जाती है। ठीक है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, चूंकि मैं चाहता तो इसे बाद में डाल सकता था कि 1857 के किसान आंदोलन का जो परिवर्तित स्वरूप था क्या था, लेकिन मैं पहले डाल दिया हूं ताकि आपको कोई एक रास्ता मिल जाए। किसी भी आंदोलन को आप समझोगे तो इस पॉइंट के अंतर्गत आप समझ लेना। ठीक है। चलिए देखते हैं, कहां गया भैया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे पिंकिश कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि 1857 के बाद का जो किसान आंदोलन था, आखिर उसका स्वरूप क्या था, क्या ये पहले से अलग किस तरीके से था, ये हम देख लेते हैं। देखिए, किसान जो है, आप देखोगे इस एरा में किसान जो है अपनी मांगों को लेके सीधे लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी मांगी जो थी पूर्णतः आर्थिक समस्याओं से संबंधित थी। ये देशी जमींदार, महाजन, सूदखोर तथा विदेशी बगान मालिकों के विरुद्ध थी। ठीक है। और इनका आंदोलन जो था वह सीमित उद्देश्यों और व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित था। ठीक है। अर्थात मान लीजिए कि कुछ किसान हैं, एक गांव के, आपके गांव के कुछ किसान हैं, यदि उनके अहित में जो है कोई डिसीजन लिया जाता है तो वही लोग केवल आंदोलन करते थे, ना कि पूरे तालुका के, पूरे देश के या पूरे राज्य के। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो थे इनका आंदोलन में देखोगे आप, कहीं नहीं देखोगे तब तक जब तक ये एनआईसी के राष्ट्रीय नेताओं से न मिल जाते हैं, एनआईसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनआईसी के, आईएनसी के, सॉरी, उपनिवेशवाद के विरुद्ध, तब तक ये आवाज नहीं उठाते हैं, जब तक जो राष्ट्रवादी नेता थे उनमें और इनमें एक दूसरे का मिलन नहीं हो जाता। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इनमें जो है निरंतरता और संगठन का भी अभाव पाया जाता है। किसान जो है विधिक अधिकारों से परिचित तो हो जाते हैं और लड़ाई जो है इनकी कानूनी तरीके से होती है और इनका जो है प्रसार क्षेत्र जो है काफी सीमित होता है। ठीक है। इनका उद्देश्य जो था किसी भी तरीके से सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन को समाप्त करना नहीं था। अब सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन क्या था? जो पहले की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था ना, वो उसको ये लोग किसी भी तरीके से खत्म नहीं करना चाहते थे। अर्थात पहले जमींदार है, उसके बाद ये लोग हैं, राजस्व देते हैं, ये सारी चीजें चलती रहे लेकिन शोषण ना हो इनका मुख्य उद्देश्य ये था।
तो हम इसी लाइन पे जो है देखेंगे सारे किसान आंदोलनों को 1857 से लेके 1947 तक। ठीक है, अब देखिए, अब पहला जो आंदोलन आता है, पहला संगठित आंदोलन और व्यापक आंदोलन जो होता है वह नील आंदोलन 1859 टू 1860 ये काल होता है इसका। इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अंग्रेजी शासन काल का जो है किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह था। ये माय डियर फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, जब कोई आपसे प्रश्न पूछे एग्जाम में कि अंग्रेजी शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू और संगठित विद्रोह कौन सा था, तो यह नील आंदोलन कब हुआ, 1859 टू 60। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा ही अराइज होता है, पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था, एरिया था, यह नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का गोविंदपुर गांव का था। ठीक है, ये आप नदिया डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो ना, यही। ठीक है, इसके आसपास का एरिया था। ठीक है, अब कारण क्या था, देखिए, चूंकि नील आंदोलन है ये, ऑब्वियस किसान इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें हुआ क्या था, क्यों किसान जो है मजबूर हो गए आंदोलन करने को लेके। अंग्रेजों ने क्या किया, जो नील का व्यवहार करते थे, खाद्यान्न उपजाऊ जमीन थी, आप जानते हो कि बंगाल का जो एरिया है यहाँ पे चावल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ये खाद्यान्न उपजाऊ जमीन थी, इस पे क्या करते थे ये लोग, किसानों को मजबूर करके नील की अलावकर खेती कराते थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, नील की अलावकर खेती, केवल नील की खेती कराते और किसानों को वो लाभ पहुंचाते, तो किसान कतई नहीं विद्रोह करते। ठीक है, अलावकर कृषि थी, कैसी थी कृषि, किसानों के लिए अलावकर कैसी थी, इसको देख लेते हैं। जो नील उपज था के लिए इन्होंने जो है मामूली रकम देते थे ये लोग अंग्रेज किसानों को। ठीक है, और जो उपज होता था, फाइनल प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्ट होता था, उसके उपज का जो है कम बाजार मूल्य आंकते थे, और झूठा करार भी इसमें शामिल था। कम बाजार मूल्य आंक के, मान लो कि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई पपीता उगा रहे हो, सपोज दैट 100 रुपये का है उसका मार्केट प्राइस 1 किलो पपीता का, और आपसे जो बिचौलिया है अर्थात जो अंग्रेज हैं, अरे कहेंगे ना भैया ये मार्केट में तो मुझे लगता है तुम्हारा प्रोडक्ट जो है काफी लो कैटेगरी का है, ये मार्केट में 20 रुपए किलो ही बिकेगा। ठीक है, और चूंकि मुझे भी नाफा कमाना है, तो तुम मुझे मान लो 6 रुपया प्रति केजी के हिसाब से दे दो। अब देखिए कहा इन्होंने इन किसानों को, जो किसान इलिटरेट से, साक्षर नहीं थे, उनको जो है बहला फुसला के बाजार कीमत से कम कीमत बता के ये 20 रुपया में खरीद, मान लीजिए ये 20 रुपया में या 6 रुपया में जो कुछ भी खरीदे और सीधे ले जाके ये 100 रुपया में बेचते हैं, तो इनको कितना मुनाफा होगा। ठीक है, तो किसानों को धीरे धीरे अपनी स्थिति का पता चला, उनको लगा कि हमारा शोषण जो है बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, तो किसान जो है उद्वेलित हो जाते हैं। तो बाद में ये जो अंग्रेज थे वे लोग करार लिखवाना भी बंद कर देते थे, और अब ये लोग लाठी का सहारा लेने लगे, किसानों का अपहरण करते थे, अवैध बेदखली कर देते थे, किसानों के परिवारों को, बीवी बच्चों को उसके सामने मारते पीटते थे, यहाँ तक कि फसल और पशुओं को भी जला देते थे। जब इतनी क्रूरता किसी पे होगी तो ऑब्वियस वो आंदोलन करेगा। ठीक है, क्रूरता करने वाले के विरुद्ध में, तो आंदोलन जो है शुरू होता है कैसे, अब देखिए बहुत ही नाटकीय ढंग से ये आंदोलन शुरू हुआ था। कलारुआ के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, वे, उनके द्वारा जो है एक सरकारी आदेश को पढ़ने में गलती हो जाती है, गलत फहमी हो जाती है, और पुलिस को ये आदेश देते हैं कि ये श्योर किया जाए कि किसान जो है अब अपने मर्जी से अनाज जो है उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, किसानों के द्वारा जो है नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देना जो है शुरू हो जाता है, लेकिन इनके अर्जियों पे कोई क्रियान्वयन नहीं होता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो ये लोग और गुस्सा हो जाते हैं, और दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो देखा कितना मजेदार है ये, आप जब पेन को फील करोगे, किसानों का पेन का और उनके द्वारा किए गए, अंग्रेजों के द्वारा किए गए अत्याचार का, जब आप इमोशनल होकर इस चीज को पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस आंदोलन को का जो है बंगाल बुद्धिजीवियों के द्वारा जो है सहयोग दिया जाता है, और इनके द्वारा जो है समाचार पत्रों में लेख लिखा जाता है, जनसभाओं का आयोजन होता है, और सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाता है। हिंदू पैट्रियट जिसके राइटर थे
हरीश चंद्र मुखर्जी, इनके द्वारा जो है इसके समर्थन में कई लेख हिंदू पैट्रियट में जारी किए जाते हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र का नाटक था, इसमें किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण होता है, इसी आंदोलन से रिलेटेड था ये। तो आपने देखा कि जो इनलाइटन इंडियंस थे वे किस तरीके से इस आंदोलन का सपोर्ट किए। उसके बाद नील आयोग का गठन हो जाता है 1860 में और किसानों के पक्ष में फैसला आता है और आंदोलन जो है अंततोगत्वा समाप्त हो जाता है। तो नील आंदोलन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आता है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह का कारण देखिए, पहले इसका कॉज देख लेते हैं कि काल देख लेते हैं कि कब का काल था, ठीक है। काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काल ही है सबसे बड़ा। ये 1870 से 80 के दशक में जो है यह आंदोलन होता है। इसका जो एग्जैक्ट काल था 1873 से 76 का काल था, 3 साल 4 साल चला ये, ठीक है। 1870 के 80 के दशक में हम देखते हैं कि जमींदारों के द्वारा किसानों पर अधिक करारोपण किया जाता है और मनमानी जो है करके कारगुजारियां गठित की जाती हैं, ठीक है। इससे जो है किसान उद्वेलित होते हैं और आंदोलन करते हैं। इसके प्रतिकार स्वरूप जो है पावना डिस्ट्रिक्ट में 1873 में किसान संघ की स्थापना होती है, ठीक है। और यही किसान संघ जो है लगान हड़ताल करता है, जमींदारों के खिलाफ मुकदमे करते हैं, लड़ाई होती है जो कि मुख्यतः कानूनी होती है, ठीक है। ये आंदोलन चलता है। इसके बाद जो है 1885 में बंगाल का काश्तकारी कानून आता है। अधिकतर अहिंसक जो मामले थे ना, उसमें सरकार ने जो है किसानों के पक्ष में डिसीजन दिया और यह आंदोलन जो है अंततोगत्वा समाप्त हो जाता है। बुद्धिजीवियों की बात करें तो इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों का समर्थन किया जाता है। तो ये था पावना विद्रोह। देख लिया हमने, कारण देख लिया, काल देख लिया, कौन कौन से लोग थे इसमें, और 1885 का जो बंगाल का काश्तकारी कानून था किस तरीके से आके इस आंदोलन को समाप्त कर देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं दक्कन विद्रोह पे। देखिए, आप देखिए, अब पहले हम देखते हैं कि ये जो नील विद्रोह था और पावना विद्रोह ये बंगाल का रीजन था, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे दक्कन में, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, ठीक है। अहमदनगर, सतारा, पुणे, ये सब इलाके में, ठीक है। आप देखोगे कि इसका क्षेत्र जो था पश्चिम भारत में। आप एक मैप रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे समाहित किया है। जब भी आप ये एरिया वाइज कोई घटनाएं देख रहे हो, मैप आपके पास हमेशा होना चाहिए, एटलस। तो आप देखो, पहले ये बंगाल में होता है 2 आंदोलन, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पे दक्कन आंदोलन, दक्कन विद्रोह पावना महाराष्ट्र में, ठीक है। कब हुआ था? 1875 में, राइट। पश्चिम भारत का दक्कन क्षेत्र, जिसमें पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जो है इसमें शामिल है। कारण क्या था? देखिए, ये एरिया जो है आप अभी भी देखोगे कि कपास उत्पादन होता है यहाँ पे अधिक लेवल पे, ठीक है। और यहाँ से कपास का जो है हम लोग निर्यात करते थे, अर्थात उस समय के जो भी इंडियंस थे इसमें लगे हुए थे और निर्यात के द्वारा इनको काफी ज्यादा जो है धन आता था। और उस समय की एक स्थिति थी कि अमेरिका भी कपास का उत्पादक था, लेकिन वह जो है गृह युद्ध में अपने जो है काफी वो डिस्टर्ब था। लेकिन 1864 में जो है अमेरिकी गृह युद्ध का समाप्त हो जाता है। अमेरिकी गृह युद्ध जो है समाप्त हो जाता है, वहां पे शांति स्थापित हो जाती है और हर एक चीज जो है अपने नियमानुसार चलने लगती है। तो अब देखिए, तो इसमें होता क्या है, उसके बाद इंडियंस जो कपास थे उसका डिमांड जो है कम हो जाता है और डिमांड जब कम हो जाता है तो इसके कीमत में भारी गिरावट आती है, ठीक है। इसके बाद भी चूंकि अब प्रोडक्शन तो हो रहा है, सेल आउट नहीं कर रहे हैं, रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है, उसके बाद जो है 1867 में रैयत वाली बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पे भारी करारोपण किया जाता है और यह करारोपण 50% के करीब करीब होता है और लगातार फसल भी बर्बाद होता है इसके बावजूद भी। तो अब बताइए कि इन सब दिक्कतों से गुजरते हुए कोई कैसे 50% आपको रेवेन्यू देगा, कर देगा, ठीक है। और आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। आंदोलन के शुरुआत में जो है किसान महाजनों का सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। इनके द्वारा ये किया जाता है कि भैया देखो, फलाना महाजन के दुकान से कोई सामान मत खरीदो, उसकी कोई सेवा ना लो, ना ही समाज के जो सेवाकार हैं लाइक महाजन हो,
धोबी हो गए, नाई हो गए, ये सब लोग भी है इनका सेवा करना बंद कर देंगे। ठीक है, और कोई भी किसान यदि महाजनों को सपोर्ट करता है तो हम उसका भी सामाजिक बहिष्कार करेंगे। ये सब इस आंदोलन में हो रहा था। उसके बाद 1879 में जो है दक्कन कृषक राहत अधिनियम आता है और इसके द्वारा कर को है काफी कम कर दिया जाता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला आंदोलन देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 1875 तक दक्कन विद्रोह समाप्त। अब आ जाते हैं 20वीं सदी, अर्थात 1900 के बाद का काल आता है। इसमें हम देखेंगे, आप पहले देखा आपने कि इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता जो थे, एक तो बहुत बड़े लेवल पे कोई उभरा नहीं था। ठीक है, और जो लोग भी थे इस आंदोलन से बच के रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अपने शुरुआती चरण में जो है यह समाज के एक बहुत बड़े और आधिपत्य जमाए हुए हिस्से के को जो है अपने अगेंस्ट में नहीं खड़ा करना चाहते थे। कौन से थे वे सबसे मजबूत हिस्से? वह था जमींदारों का, धनिकों का, जो लोग किसानों पे अत्याचार कर रहे थे। अगर ये लोग राष्ट्रवादी नेता किसानों को सपोर्ट करते तो जो जमींदार थे, जो इनका सपोर्ट कर रहे थे राष्ट्रवादी नेताओं का, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये इनके विरुद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए जानबूझ के ये लोग क्या करते थे, इनका किसानों का कोई बात नहीं करते थे सार्वजनिक रूप से। और वहीं जब 20वीं सदी आती है तो इसके प्रारंभिक चरण में राष्ट्रवादी उभार काफी व्यापक तरीके से होता है। गांधी जी का आगमन हो जाता है, बड़े बड़े नेता होते हैं, तो इन लोगों का समावेशन हो जाता है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसानों की बात, किसानों के हित की बात कही जाने लगती है और हम देखते हैं कि इसमें जो है व्यापकता बढ़ जाती है। इस आंदोलन में, जो बात का आंदोलन था, इसमें किसान आंदोलन में व्यापकता अधिक हो जाती है। यह अधिक प्रभावी हो जाता है, अधिक संगठित हो जाता है और अधिक सफल हो जाता है। कृषक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्षों में अनुन्नाश्रय संबंध स्थापित हो जाता है, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन आंदोलनों के बारे में। ठीक है, शुरुआत में ही होता है आपका किसान सभा आंदोलन। ठीक है, देखिए, जब 1857 की महान क्रांति होती है उसके बाद जो है 1858 के करीब करीब अवध के तालुकदारों की जमीन जो है वापस कर दी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और जब फिर से ये आधिपत्य में आ जाते हैं तालुकदार, इनको सब कुछ मिल जाता है, तो फिर से वही पुरानी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है शोषण की। ठीक है, जमींदारों के नियंत्रण फिर से बढ़ जाता है और इसी काल में जो है प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। प्रथम विश्व युद्ध का कुप्रभाव जो है इंडियंस के ऊपर भी पड़ता है। यहाँ पे रुपयों जो उस समय की करेंसी थी उसकी वैल्यू गिर जाती है और जो खाने पीने की चीजें थी, डेली यूज की चीजें थी, उसका जो है प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो किसान इससे काफी ज्यादा कुप्रभावित होते हैं। किसानों की स्थिति जो है काफी दयनीय हो जाती है। ठीक है, इसके बाद की घटना जो है वह फरवरी 1918 में जो है गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होता है। ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। और हम देखते हैं कि एक साल के अंतर्गत ही 1919 के मध्य तक इसकी 500 शाखाएं जो है स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद होता क्या है कि राष्ट्रवादी जो नेता थे उनमें मतभेद हो जाता है और अक्टूबर 1920 में फूट पड़ जाती है इस किसान सभा में और अवध किसान सभा का गठन होता है। बाबा रामचंद्र थे एक नाम का व्यक्ति, इन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिक्वेस्ट करा था कि आप आओ और घूमो, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा को देखने गए थे। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जो है दयनीय स्थिति होती है किसानों की शुरुआती चरणों में और गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा जो है किसान सभा का गठन होता है और अक्टूबर 1920 में जो है अवध किसान सभा का गठन होता है, क्योंकि राष्ट्रवादी नेताओं में जो है एक तरीके से मतभेद हो जाता है। आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन में किसानों के द्वारा बेदखल जमीन जोतने की मनाही होती है और सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। आंदोलन का एक वो पार्ट था ये कि सामाजिक बहिष्कार करें, जैसे कि पहले के आंदोलनों में होता था। उसके बाद इसका कुछ हिंसात्मक स्वरूप भी हमें देखने को मिलता है।
ठीक है। अब चूंकि हिंसात्मक स्वरूप उभर के आता है सामने, तो सरकारी दमन जो है बहुत जोरों से होता है, और इसके साथ साथ सरकारी दमन के साथ साथ अवैध मालगुजारी, रेंट संशोधन अधिनियम पारित होता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा किसान सभा आंदोलन। ठीक है, अगला है एका आंदोलन 1921 का। एका मन एकता, ठीक है, एका का मतलब हुआ एकता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एका आंदोलन 1921, स्थान आप उत्तर मैप में देखोगे तो ये उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिले हैं, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये एरिया था इस आंदोलन का। कारण क्या था? वहीं सेम है, ऊंची लगान दर, जमींदारों की दमनकारी नीति और बेगार की प्रथा। ठीक है, इस आंदोलन का एक मुख्य जो चीज था वह प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का इसमें पालन किया जाता था, और नेतृत्व इसको प्रदान किया निचले तबकों के किसान जैसे मदारी, पासी और अन्य लोग जो है इसको नेतृत्व देते हैं, और 19 मार्च 1922 तक जो है आंदोलन समाप्त हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है आंदोलन, एक आंदोलन कब हुआ था और यह किस एरिया में हुआ था। अक्सर यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है अराइज होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला जो है वह मोपला विद्रोह है 1921 का। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी माय डियर फ्रेंड, यहां से प्रश्न जरूर पूछता है, तो आप ध्यान में रखना। और अभी तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल का आइकन दबा दो, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। ठीक है, ये है मोपला विद्रोह 1921। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार अराइज हो चुका है और इस बार भी अराइज होगा। बीपीएससी में या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये तो श्योर है। ठीक है, ये है मालाबार डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये मैप। ठीक है, ये मालाबार कोस्ट है केरल का, ये एरिया था इसका। ठीक है, केरल का मालाबार तट। कारण क्या था? कारण वही अवध के जैसे, जो अवध में हम कॉजेस देखे थे, आप नीचे कमेंट करके बताओ, मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, अवध के जैसे सेम कारण थे। आंदोलन में जो है खिलाफत आंदोलन के नेताओं के द्वारा जो है किसानों के मांग का समर्थन किया जाता है। देखिए, इसका स्वरूप एक क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें जो किसान अधिकतर थे वे मुस्लिम थे। ठीक है, और जमींदार जो थे वो हिंदू थे, बड़े बड़े हिंदू लोग थे। ठीक है, तो चूंकि मुस्लिमों के द्वारा जो है यह आंदोलन किया जा रहा था, किसके विरुद्ध? हिंदुओं के विरुद्ध। लेकिन ये शुरुआती चरण में ये कोई मानसिकता नहीं थी, लेकिन बाद में यही जो आंदोलन किसानों और जमींदारों का बीच का मामला था, यह हिंदू मुस्लिम बीच का मामला हो गया। ठीक है, और बाद के आंदोलन का जो है यह चरित्र जो है काफी सांप्रदायिक हो जाता है, काफी बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, सरकारी दमन बहुत जोरों से होता है, और आंदोलन जो है अनेक तरीकों से, क्योंकि यह सांप्रदायिक हो गया, तो इससे जो भी राष्ट्रीय नेता सपोर्ट कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन देख रहे हो, खिलाफत आंदोलन के नेताओं के द्वारा इसका सपोर्ट किया जाता है। तो अली ब्रदर्स थे, महात्मा गांधी ने भी इसका सपोर्ट किया था, लेकिन जब बाद में ये सांप्रदायिक इसमें हिंसा हो जाती है और चरित्र इसका सांप्रदायिक हो जाता है, तो जो भी राष्ट्रवादी नेता थे तत्कालीन इसे समर्थन वापस ले लेते हैं, आंदोलन अलग थलग पड़ जाता है और सरकारी दमन होता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद मोपलाओं की स्थिति जो है काफी दयनीय हो जाती है, काफी मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं और लो फील करते हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका नाम जो है यहीं तक सिमट के रह जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बरदोली सत्याग्रह, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी हुआ था 1928 ईस्वी में, बारदोली तालिया, सूरत, गुजरात। यहाँ पे पटेल बाबा को सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने, ध्यान में रखिएगा, पूछता है यहाँ से कई बार। कारण क्या था? 1926 में जो है स्थानीय प्रशासन के द्वारा भू राजस्व में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। इसको लेकर तीव्र विरोध होता है और इसी में जो है आंदोलन शुरू होता है। इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया? सरदार पटेल ने। बाद में गांधी बाबा भी आए थे, जिससे आंदोलन, इनके आगमन के बाद जो है आंदोलन में अधिक तीव्रता आ जाती है, आंदोलन बहुत ज्यादा वोलाटाइल और एक्टिव हो जाता है, और सरकार के द्वारा ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल कमेटी का गठन होता है। और भू राजस्व जो है, ये एग्जैक्ट फिगर है 6.03%, मैंने 6% अप्रोक्स लिख दिया है, ये निर्धारित किया जाता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा,
काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1936 में करी गई थी। अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव थे एनजी रंगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इनका काफी ज्यादा आगे जो है यूटिलाइजेशन होने वाला है। इसी बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध का काल आता है और आप देखोगे कि वामपंथियों की विपरीत विचारधारा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के समय, क्योंकि रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब लोग एक तरीके से एक साथ थे। ठीक है, तो वामपंथी जो थे वो किसी भी तरीके से जो है कहीं भी अंग्रेजों को किसी भी तरीके से कष्ट पहुंचाना नहीं चाह रहे थे। इसी विपरीत विचारधारा के द्वारा ही किसान सभा साम्यवादियों और गैर साम्यवादियों में बट गया और इसी मतभेद के कारण 1943 में जो है विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है किसान सभा का। और आंदोलन में आप देखोगे कि ठहराव पाया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के काल के समय। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके बाद की क्या क्या आंदोलन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो आंदोलन था, सबसे पहला आंदोलन आप देखोगे यह है तेभागा आंदोलन। क्या? तेभागा आंदोलन। तेभागा एक शब्द ऐसा है कि ये खुद में अपने आप की परिभाषा भी समाहित कर रहा है। आगे देखेंगे। इसका भी स्थान क्या था? बंगाल था। कॉज क्या था? बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध ये आंदोलन था। मांग ये थी कि फसल का 2/3 हिस्सा जो है वर्गदारों को दिया जाए। ठीक है, आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। इसमें दो नारे गूंजते हैं, तिभागा चाहिए और इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, और 1949 में जो है वर्गदार अधिनियम पारित होता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया तिभागा आंदोलन। उसके बाद देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, यहां से प्रश्न जो है कई बार राइज होता है, ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला टॉपिक क्या है? तेलंगाना आंदोलन 1946। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1946 आधुनिक भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा कृषक गोरिल्ला युद्ध था, तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से राइज करके पूछे कि आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गोरिल्ला युद्ध कौन था, तो वह था तेलंगाना आंदोलन। इसका कारण क्या था? स्थानीय देशमुखों के द्वारा ना, उस समय जो भी स्थानीय देशमुख थे तेलंगाना हैदराबाद वाले रीजन में, इनके द्वारा पटवारियों की मिली भगत से जो लोकल हमारे यहाँ इधर उत्तरी भारत में लेखपाल बोला जाता है जिनको, इनकी मिली भगत से जो है अधिकांश उपजाऊ भूमि पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और किसानों और मजदूरों का शोषण कर देते हैं और इनके द्वारा ही इनको जो है जो लोकल निजाम थे हैदराबाद के, इनको जो है देशमुखों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और किसान जो है काफी शोषित होते हैं और तेलंगाना आंदोलन करते हैं। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है सेना के हस्तक्षेप के द्वारा, और तब जाके जो है आंदोलन समाप्त होता है। माय डियर फ्रेंड, हम 1946 तक पहुंच चुके हैं। उसके एक साल बाद भारत आजाद हो जाता है। उसके बाद नक्सलवादी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन हैं, वो बात की चर्चा की विषय है। अब हम देख लेते हैं किसान आंदोलन की उपलब्धियां क्या रही। तो आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा पूरा, जब यदि आपने ढंग से पढ़ा होगा, अभी तक बने हुए हो, तो सभी क्षेत्रों में जो है आंदोलन की प्रगति लगभग समान होती है। चाहे वह तेलंगाना, तेभागा या शुरू में पाबना का विद्रोह देखें, दक्कन विद्रोह देखें, तो प्रकृति जो है लगभग समान होती है। हालांकि मांग अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रकृति जो है किसान आंदोलनों की समान होती है। उसके बाद आजाद भारत में जो भूमि लैंड रिफॉर्म हुआ था ना, उस पे इस आंदोलनों का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन चले थे, इनका भी प्रभाव जो है काफी ज्यादा रहा। ठीक है, जैसे जमींदारी उन्मूलन एक बहुत बड़ा स्टेप था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसानों का अपने अधिकारों के प्रति जो है अवगत होना आदि। तभी देखते हो कि जो पिछले साल बनाई गई थी 3 कृषि कानून, लगातार 1 साल सवा साल चल रहे किसान आंदोलन के बाद जो है सरकार को उससे हाथ खींचना पड़ा। तो किसान कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को लेकर अवगत है तभी तो ये था आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।